Hello students, welcome back to the EduExcel channel, an e-learning platform which is an initiative by YAC EdTech Private Limited. This is your mentor Abdul Ahad और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग जो PYQs है उसकी सीरीज को लेकर के आए उसे सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2024 वाला जो पेपर आया था फॉर द सेशन ऑफ 24-25 वो हम लोगों ने सॉल्व किया था और आज के सेशन में हम लोग 23-24 का और साथ ही साथ उससे पिछले सेशन का यानी कि 22-23 का भी पेपर डिस्कस करेंगे। ओके, सो बायोलॉजी वाला पोर्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बिना किसी देर के बेटा आप लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और PYQs को मेरे साथ सॉल्व कीजिए क्योंकि बायोलॉजी का पोर्शन अच्छा खासा आ रहा है। अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि 17 क्वेश्चंस आउट ऑफ 30 कितने थे बायोलॉजी में से थे। इस सेशन में कितने थे? 10 सवाल आए हैं। इससे पिछले साल जो है वो अराउंड 14 क्वेश्चंस जो है आए थे। तो इस वीडियो में हम लोग 14 वो और 10 ये यानी कि अराउंड 24 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ओके बेटा, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीडीसाइड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको क्रॉप प्रोडक्शन से पूछ लिया है। वो ये पूछा है कि इनमें से कौन सा वीडीसाइड है। तो आपने ये पढ़ा था कि सर 2,4-D जो है वो आपका एक वीडीसाइड है। 2,4-D का जरा फुल फॉर्म भी जान लेते हैं कि 2,4-D, D स्टैंड फॉर व्हाट। तो ये मैंने आपको याद होगा क्लास में बताया था या मैं नहीं बता रहा हूं इसको, ये आप मुझे बताइए कमेंट में। ओके, इस चीज को यहीं पर रखते हैं, यहीं पर छोड़ते हैं। ओके, डी का फुल फॉर्म क्या है ये मैंने आपको क्लास में बताया था बेटा। लास्ट का मैं बता दे रहा हूं। अच्छा चलिए आपके हिंट के लिए कि लास्ट में ये कोई टाइप का एसिटिक एसिड होता है। ओके, तो ये आपको मुझे कमेंट में बताना है कि हाँ ये कौन सा जो है वो पहला क्वेश्चन मैंने दिया है कि ये 2,4-D जो वीडीसाइड है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। यूरिया आपका फर्टिलाइजर होता है, काउडंग आपका मैन्योर होता है, एनपीके भी आपका फर्टिलाइजर होता है। ओके, तो सारे ऑप्शंस को हम जान लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस दिए रखे हैं हम लोगों को यहाँ पर। ओके, मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, लेट्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय। एडोलेसेंस से क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ाया था और पिट्यूटरी ग्लैंड के अलग अलग हार्मोन्स में सबसे पहला हार्मोन मैंने आपको पढ़ाया था ग्रोथ हार्मोन। सो द करेक्ट आंसर इज पिट्यूटरी। कहां से रिलीज होता है सर? ये पिट्यूटरी ग्लैंड इसको रिलीज करता है। ओके, सो इट इज सो सिंपल क्वेश्चन। आप आसानी से इन चीजों को कर सकते हैं। थायराइड थायरोक्सिन करता है, एड्रेनलिन करता है, एड्रेनल्स, पैंक्रियाज, इंसुलिन एंड ग्लूकागन करते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको क्लास में पढ़ाई थी, यू मस्ट हैव रिमेंबर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यूरिंग लाइटनिंग। जब बिजली कड़कती है तो इनमें से क्या होता है? तो एसिड रेन होती है सर की, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, तो स्मॉग होता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कि नाइट्रोजन जो होती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होती है वो नाइट्रेट्स में या नाइट्राइट्स में जो है वो कन्वर्ट होती है। इसी प्रोसेस को हम लोग जो है वो क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ये बेटा प्रोसेस होता है किस जरिए से? ये नेचुरली होता है किससे? लाइटनिंग के जरिए से। राइजोबियम के बारे में पढ़ा था, वो भी करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गे भी करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन मैंने आपको नाइट्रोजन साइकिल में पूरा पढ़ाया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर से। सो आई होप आपको याद होगा कि कहां से आ रहा है क्वेश्चन। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट स्टेट्स द पोर्स इन ब्रेड इज ड्यू टू गैस। देख रहे हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कितने ज्यादा सवाल आ रहे हैं बेटा। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उससे कहीं भी कोई भी चीज आपकी छूटनी नहीं चाहिए। ओके, द पोर्स इन द ब्रेड इज ड्यू टू द गैस बबल्स ऑफ। ये इस तरीके का क्वेश्चन कल भी आया था, यानी कि गैस में उसमें क्या डाला जाता है ब्रेड में? आपको मैंने बताया था कि यीस्ट डाला जाता है। तो और यीस्ट क्या करता है बेटा? फर्मेंटेशन का प्रोसेस करता है। और फर्मेंटेशन के प्रोसेस में क्या होता है? एक तो अल्कोहल बनता है। कल के क्वेश्चन में था कि अल्कोहलिक ब्रेवरेजेस जो बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं? अल्कोहल बनता है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस करती है उसको, उसके अंदर बबल्स बना देती है, उसको फ्लफी बना देती है। तो वही चीज यहाँ पर पूछिए कि वो जो पोर्स होते हैं वो किस गैस की वजह से होते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो आई होप आपको याद आ गया कि मैंने कहां पे पढ़ाया था इसको। मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्या कह रहा है कि द प्रोसेस बाय व्हिच डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स डिकम्पोज्ड इनटू नाइट्रोजन। इसको क्या कहते हैं? यानी कि वो नाइट्रोजन में डिकम्पोज हो जाते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारे पास क्या दे रखा है? डिजर्टिफिकेशन, डीएमिनेशन, नाइट्रिफिकेशन, एमिनेशन। बेसिकली उस प्रोसेस को बेटा क्या कहा जाता है? अमोनिफिकेशन कहा जाता है। अमोनिफिकेशन, जिसमें क्या होता है कि आपके जो डेड रिमेन्स और प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रोजन के किस प्रोडक्ट में? अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं।
अमोनिफिकेशन उसको कहते हैं। फिर अमोनिया दोबारा से उसके ऊपर बैक्टीरिया काम करते हैं और उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। तो यहां पर आपके पास प्रोसेस जो दे रखे हैं उसमें सबसे करीब ऑप्शन जो है वो नाइट्रिफिकेशन है, सो नाइट्रिफिकेशन इज द करेक्ट आंसर। तो इसलिए ये बताया कि ऐसे भी क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जाते हैं एकदम डायरेक्टली ऑप्शन ना देकर के, अमोनिफिकेशन ना देकर के, क्योंकि अमोनिफिकेशन भी मैंने आपको नाइट्रोजन साइकिल से पढ़ाया था और नाइट्रिफिकेशन भी पढ़ाया था, उसमें मैंने डीनाइट्रिफिकेशन भी पढ़ाया था, ये किस वजह से होता है, सीडोमोनास के बारे में पढ़ाया था, नाइट्रोमोनास के बारे में पढ़ाया था, सारे बैक्टीरियाज के बारे में पढ़ाया था। सो यू मस्ट हैव रिमेंबर कि किस तरीके से सारी चीजें हो रही है। ओके, सो यहां पर क्या हो जाएगा, नाइट्रिफिकेशन इज द करेक्ट आंसर। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि द इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, नॉट यहां पर लगा हुआ है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल देखा मीथेन, कार्बन खट से लगा दिया या कार्बन डाइऑक्साइड पे लगा दिया सल्फर, ये तीनों ही बेटा क्या है, ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग करती है। इसमें से कौन सी गैस नहीं है, तो सर नाइट्रोजन नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, अराउंड 78% जो है वो नाइट्रोजन ही जो है वो प्रेजेंट है। और दूसरी गैस कौन सी होती है, मोस्ट अबंडेंट गैस में 21% आपकी जो है वो ऑक्सीजन होती है, ये आपकी नाइट्रोजन होती है। फिर ट्रेसेस में आपकी गैसेस जो है वो अलग अलग गैसेस प्रेजेंट होती है, यानी कि 99% ऑफ एटमॉस्फेयर हैज बीन मेड बाय these two particular gases. Okay, so the correct answer is nitrogen. ये ग्लोबल वार्मिंग में कुछ रोल नहीं होता है इनका। नेक्स्ट बेटा देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, which of the following techniques of irrigation should be used to save water। 2024 में भी इससे क्वेश्चन थे, यानी कि पिछले पेपर में इससे क्वेश्चन था, कौन सा सबसे ज्यादा बेस्ट होता है बेटा, तो ड्रिप इरिगेशन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से प्लांट्स होते हैं आपके रोज में लगे हुए, इसी के साथ साथ क्या होता है, एक पाइपलाइन लगा दी जाती है जिससे ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो वाटर गिरता जाता है, प्लांट्स को भाई पानी भी मिल जाता है और सारी चीजें जो है पानी वेस्ट भी नहीं होता है। तो ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज ड्रिप इरिगेशन। पिछले उसमें क्वेश्चन था कि कौन सी वो टेक्निक होती है जिसमें प्लांट्स को और ट्रीज को और ग्रेप्स को एंड ऑल दैट, मतलब कि जितने भी फ्रूट्स वगैरह हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको प्लांट देने में आसानी होती है, उनको जो है वो पानी देने में आसानी होती है। तो ड्रिप इरिगेशन उसमें ये सवाल था। तो यहाँ पे भी क्या है, कौन सी सबसे बेस्ट टेक्निक होती है सो दैट कि पानी भी बचा रहे, तो वो क्या होती है बेटा, वो ड्रिप इरिगेशन होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स। क्या पूछ रहे हैं कि व्हाइल बेकिंग केक्स यीस्ट मल्टीप्लाइज रैपिडली एंड प्रोड्यूस डैश गैस। एक ही साल में सेम क्वेश्चन दोबारा से पूछ लिया बेटा, यीस्ट का पूरा एग्जांपल देख करके। देख रहे हैं कि फर्मेंटेशन का प्रोसेस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे सवाल पूछ लिया है आपसे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर कि कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल, अभी आपने बताया कि यीस्ट क्या करता है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस करता है, अल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, उसको फ्लफी बना देता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने कल जो देखा था वो पेपर, उसमें भी था ये, आज के ही पेपर में 2 बार पूछ लिया, यानी कि इन द सेशन ऑफ 2023 एंड 24 एक ही सवाल को 2 बार पूछ लिया बेटा। तो अगर आपको आता था तो आपके खट से 2 सवाल जो है वो एकदम फौरन सही हो गए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टीवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड। क्रॉप प्रोडक्शन का पहला सवाल, पहली डेफिनेशन जो मैंने आपको क्लास में बताई थी कि बेटा क्रॉप क्या होता है, यही डेफिनेशन किस चीज की लगी है, क्रॉप है। ठीक है अच्छा, ये यहाँ पर गलती से लग रहा है कॉपी हो गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, तो इसमें देख रहे हैं आपकी एकदम सिंपल सा, बिल्कुल इतना ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इससे ज्यादातर सवाल जो है वो आ रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, सबसे ज्यादा सवाल उसी से आने को हम लोगों को दिख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि क्रॉप के बारे में पूछ लिया गया, यानी कि कोई भी एक सिंगल टाइप का प्लांट आप अगर उस पूरे लार्ज स्केल पे लगाते हैं तो सिंपल उसे क्रॉप कह देते हैं। अगर वीट लगाया आपने तो भाई वीट की क्रॉप है, अगर राइस लगा दिया आपने तो सब राइस की क्रॉप है। इसी तरीके से सिंपल ये जो है वो क्या हो जाता है बेटा, दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ क्रॉप। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है बेटा कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज नॉट फाउंड इन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनमें से किसके अंदर नहीं होता है। यहां पर बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि नॉट नहीं देखा, ठप से लगा दिया। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है, फिश में भी होता है, फ्रॉग में भी होता है, स्टारफिश में भी होता है। हेन के अंदर क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, बट एक्सटर्नल डेवलपमेंट एक्सटर्नल होता है। ठीक है, हेन का एक कैसा केस होता है बेटा कि फर्टिलाइजेशन जो है एक ऐसा होता है कि इंटरनल होता है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो कैसा होता है, वो एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट ये एक्सटर्नल होता है, यानी कि मुर्गी क्या करती है बेटा, अंडा दे देती है, उसके ऊपर 21 दिन तक बैठती है। ये भी क्लास में आपको मैंने पढ़ाया था, एक चीज पढ़ाई थी, आपको याद होगा
ठीक है, कि हेन ये क्या हो जाएगा, ये इसके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो इन सब चीजों पे ध्यान देना है कि भैया नॉट लिखा हुआ है तो पट से तुमने पता चला लगा दिया, ठीक है, तो ये गलत हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, दैट्स इट बेटा, यानी कि सिर्फ 10 सवाल आए थे बायोलॉजी से आपके 2 साल पहले, यानी कि फॉर द सेशन ऑफ 23-24 10 सवाल आए थे। अब हम लोग पीवाईक्यूज, इसी वजह से मैंने कहा एक ही वीडियो में जो है वो दोनों आपसे डिस्कस कर लूं। पीवाईक्यूज देखते हैं 2022-23 के, इसमें अराउंड 14 क्वेश्चंस आए थे। ओके, तो जल्दी से देखते हैं बेटा कि क्या क्या सवाल पूछे गए थे आपसे इस सेशन में। पहला सवाल आपसे क्या पूछ रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर यूज्ड इन, अब ये कहोगे सर ये केमिस्ट्री का है, बेटा ये केमिस्ट्री का तो है ही, साथ में मैंने आपको याद होगा कि कंजर्वेशन वाला जो चैप्टर था उसमें ये भी पढ़ाया था कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ाया था, उसमें जो है आपको मैंने जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ाया था, ओजोन डिप्लीशन के बारे में पढ़ाया था। ओजोन डिप्लीशन में जब पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने ये चीज डिस्कस करी थी आपसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपके कहाँ पे होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स में होते हैं, एरोसोल स्प्रेज में होते हैं, एयर कंडीशनर्स में भी यूज होते हैं। इसका मतलब ये आंसर क्या है कि ऑल ऑफ दी अबव, ये CFCs आपके जो होते हैं वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं जो कि ओजोन को डिप्लीट करने का काम कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि which of the following disease is not caused by bacteria, इनमें से कौन सी डिजीज है जो कि बैक्टीरिया की वजह से नहीं हो रही है। तो सिट्रस कैंकर प्लांट्स के अंदर बैक्टीरिया से होती है, टाइफॉइड बैक्टीरिया से होती है, कोलेरा बैक्टीरिया से होती है, ये मीजल्स जो है ये वायरस की वजह से होती है बेटा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। मीजल्स जो है ये आपका जो है वो पूछ लिया किस चीज से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, फिर से पूछ लिया। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या पूछ रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फिर से क्वेश्चन पूछ लिया गया कि which of the following chemicals is used as प्रिजर्वेटिव, इसमें से कौन सा होता है जो प्रिजर्वेटिव। अब मैंने आपको बताया था कि सोडियम तो सब में ही दे देता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा, सोडियम बेंजोएट जो है, और एक दूसरा जो मैंने आपको बताया था वो क्या है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ये दो क्वेश्चन, ये दो चीज जो है, ये दो प्रिजर्वेटिव्स हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, सोडियम बेंजोएट, ठीक है ना, बाकी नॉर्मल सारी चीजें। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस किसे, आपको याद होगा कि मैंने सेल चैप्टर में पढ़ाया था बेटा कि दिस इज द सेल, और सेल का ये मेन पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, सेल डिवीजन के टाइम आपके पास क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ये क्रोमोसोम आपके डीएनए और प्रोटीन्स के बने होते हैं, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस करी थी। और ये डीएनए जो होता है वो इट इज समथिंग लाइक दैट कि आपका ये डीएनए कुछ इस तरीके से होता है, और इस डीएनए का एक सेगमेंट जो होता है, दिस पर्टिकुलर सेगमेंट इज कॉल्ड एज जीन, और ये जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, और बॉडी के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो उसकी सारी इंफॉर्मेशन कहां होती है, जीन्स के अंदर होती है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज जीन, ठीक है। तो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि बेसिक यूनिट क्या होती है जिसकी वजह से इनहेरिटेंस हो रहा है, यानी कि हेरिडिटी क्या हो रही है, ट्रेड्स ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, दैट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस, वो किसकी वजह से हो रहा है, जीन्स की वजह से हो रहा है। ओके, आई होप इट्स क्लियर, ये आपको याद होगा कि क्लास में मैंने आपसे डिस्कस करा था। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज एबल टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, फिर से आ गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नाइट्रोजन साइकिल से दोबारा से पूछ लिया गया है, कह रहा है लैक्टोबैसिलस, सर ये तो दही में होता है, राइजोपस, सर ये तो फंगस होता है जो कि ब्रेड पे लग जाता है, पेनिसिलियम, सर इससे तो आपने सबसे पहले एंटीबायोटिक बनवाई थी, राइजोबियम, जी सर यही तो आपने पढ़ाया था, किसके अंदर प्रेजेंट था, लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर, उनकी रूट्स के अंदर सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड प्रेजेंट था, किसके साथ, लेग्यूम्स की रूट्स के साथ। ओके, उनको वो नाइट्रोजन फिक्स करके दे रहा था, और उनको वो प्लांट्स क्या कर रहे थे, रहने की जगह दे रहे थे, खाना पीना दे रहे थे, दोनों मस्ती से अपना जी रहे थे, एक एसोसिएशन बना दिया था, एक रिलेशनशिप बना दिया था, दैट रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, या इन सिंपल वर्ड्स इट इज कॉल्ड एज सिम्बायोसिस। ये आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन में मैंने पढ़ाया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसके अंदर नहीं होता है, सेल से चैप्टर है, आपको याद होगा मैंने बताया था बेटा दो तरीके के सेल होते हैं, एक होते हैं बड़े अमीर सेल, एक होते हैं बेचारे गरीब सेल। अमीर सेल कौन से होते हैं, उनके पास यूकैरियोट्स होते हैं, उनके पास भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, जितने ऑर्गेनल्स हैं उनके ऊपर भी मेम्ब्रेन इस तरीके से चढ़ी हुई है। तो कुछ गरीब सेल होते हैं जिनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं, इस तरीके से सर उनका जेनेटिक मटेरियल भी पीछे पड़ा रहता है, न्यूक्लियस तक नहीं होता, उनके पास न्यूक्लियोइड होता है।
ओके, तो न्यू प्रोकैरियोट्स के जो एग्जांपल मैंने बताया था, मैंने कहा था प्रोकैरियोट्स जो होते हैं बेटा, वो सिर्फ दो एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि दो होते हैं। क्या होता है, एक तो आपके बैक्टीरिया जो होते हैं वो सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं, और दूसरा मैंने बीजीए यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गे के बारे में बताया था। तो ऑप्शन देखते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे, तो सबसे पहले ही आपको दे दिया कि ब्लू ग्रीन एल्गे, तो इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इट इज अ प्रोकैरियोट। ओके, तो इस तरीके से आपको सोचना है कि दो तरीके के सिंपल सेल बताए थे मैंने, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, उसके बेसिस आपने बीजीए लगा दिया। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। एन एंडोक्राइन ग्लैंड व्हिच इज अटैच्ड टू द ब्रेन, वो कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि ब्रेन से अटैच होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, दैट आर गोइंग टू रिलीज दी हार्मोन्स, यानी कि ये क्या करते हैं बेटा, आपके हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। तो वो कौन सा ग्लैंड है जो कि ब्रेन से अटैच होता है, तो जो मेन ग्लैंड है पिट्यूटरी, जिसको हम लोगों ने क्या कहा था, मास्टर ग्लैंड भी कहा था। क्यों? क्योंकि इसके सिक्रीशन अदर ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहे थे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द मास्टर ग्लैंड। तो पिट्यूटरी क्या होता है, ब्रेन में एकदम छोटा सा, मैंने आपको बताया था मटर के दाने के बराबर इस तरीके से दाना प्रेजेंट होता है। और जब हाइयर, मैंने ये भी बताया था कि हाइयर क्लासेस में जब जाएंगे, 10th वगैरह में आएंगे, तो आपको इसके अलग अलग 3 पार्ट्स पढ़ेंगे, उसके कौन कौन से अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। फिलहाल हमने जो है इसमें आपके सिलेबस में जो था ग्रोथ हार्मोन एंड ऑल दैट, ये सारी चीजें आपको मैंने बताई थी। लेट्स मूव फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या पूछा जा रहा है आपसे। द प्रोसेस ऑफ ही पुराना क्वेश्चन, इतनी बार ये रिपीट हुआ बेटा 10 साल के पेपर आप सॉल्व करेंगे जब, तो देखेंगे द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज टिलिंग कहा जाता है सर इसको, या फिर इसको सिंपल प्लोइंग भी कहा जाता है। तो दो टर्म होते हैं, टिलिंग एंड प्लोइंग, दोनों एक ही बात है, यानी कि सॉइल को क्या करते हैं आप लूज कर देते हैं, उखाड़ के फेंक देते हैं, ठीक है, सो दैट कि एयर वगैरह उसके अंदर पहुंच जाए, रूट्स अंदर से पेनिट्रेट कर सके, पानी अच्छे से जा सके, माइक्रोब्स उसके अंदर मिल जाए, जो है उसके न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। इन सारी रीजंस की वजह से क्या करा जाता है, किसान पहले सॉइल को जो है वो पूरा लूज कर देता है, उसी को कहते हैं टिलिंग या फिर प्लोइंग। ओके, क्रॉप प्रोडक्शन से फिर से सवाल पूछ लिया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है कि अ डिजीज व्हिच इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोअन, प्रोटोजोअन के बारे में कौन सी डिजीज हो जाती है। तो पहली ही डिजीज आपके पास यहाँ पर दे रखी है, मलेरिया। मलेरिया कौन से प्रोटोजोअन की वजह से होती है, उन भाई साहब का नाम होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के बारे में मैंने आपको बताया था, अक्सर इसी से सवाल पूछता है। प्लाज्मोडियम को कैरी कौन करता है, एक मॉस्किटो होता है जिनका नाम होता है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ओहो, मुझे ये भी आपको होमवर्क देना था, मैं भूल गया, मैंने जल्दी जल्दी में लिख दिया। अच्छा चलिए, होमवर्क आपके लिए ये रहेगा, आप ये बताइए कि डेंगू जो होता है इसका कैरियर कौन सा होता है, कौन सा मॉस्किटो होता है, कौन सा होता है, फीमेल डैश मॉस्किटो। यहां पर कौन सा मॉस्किटो है, यू हैव टू टेल इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। ये आपको बताना होगा बेटा कि कौन सा मॉस्किटो होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल, दैट इज द कैरियर फॉर द डेंगू। ओके, डेंगू वायरस को कौन कैरी करता है, ये पोलियो है, ये वायरस की वजह से होता है, स्मॉल पॉक्स है, ट्यूबरकुलोसिस है, ये किसकी वजह से होता है बेटा, बैक्टीरियल डिजीज है ये। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द स्पीशीज व्हिच आर एट द अर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी कि मामला अगर ऐसे ही चलते रहे तो वो स्पीशीज अब इस दुनिया में नहीं रहेंगे, वो खत्म हो जाएंगे इस दुनिया में, तो उनको क्या कहते हैं बेटा, एंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हैं। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से क्वेश्चन आ गया। एक्सटिंक्ट यानी कि खत्म हो गया, एंडेमिक यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जा रहे हैं, चौथा तो नॉन ऑफ दीज है। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि भाई बिल्कुल अर्ज पे हैं, बिल्कुल अगर आपने उनको अब नहीं बचाया तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स दैट चिल्ड्रन गेन हाइट ड्यूरिंग व्हाट, कब हाइट बढ़ती है एकदम से, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं सर, प्यूबर्टी लगा करके आ जाते हैं। प्यूबर्टी क्या होता है बेटा, यानी कि वो स्टेज होता है जिसमें चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं, वो पूरा पीरियड जहां से लेकर के चेंजेस स्टार्ट होते हैं और चेंजेस चलते रहते हैं, यानी कि 12 से 19 साल तक का एवरेज अगर लिया जाता है तो उसे कहते हैं हम एडोलेसेंस। तो इस एडोलेसेंस के एज में क्या होता है कि हाइट जो है वो बढ़ती है। आप लोग गलती क्या करते हैं, धक से देखा प्यूबर्टी बेस, प्यूबर्टी ऐसा थोड़ी ना हुआ कि प्यूबर्टी हिट करी भाव से हाइट बढ़ गई, बढ़ती है एकदम, ग्रोथ स्पर्ट आता है एकदम से बढ़ती है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक दिन में बढ़ गई, ठीक है। तो ये एडोलेसेंस इसका सही आंसर होगा। मीनार्क क्या होता है, मीनार्क नहीं हो सकता क्योंकि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड एज मीनार्क और लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड एज मेनोपॉज। तो प्यूबर्टी, मेनोपॉज और मीनार्क नहीं होगा, एडोलेसेंस इज द करेक्ट आंसर। आई होप इट्स क्लियर बच्चों, क्योंकि क्लास में मैंने कई बार आपको डिफरेंशिएट करवाया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी। मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, द वॉइस बॉक्स। रिप्रोडक्शन से मैंने आपको कई बार पढ़ाया था कि भाई साहब वॉइस बॉक्स को क्या कहते हैं,
तो वॉइस बॉक्स को बेटा क्या कहा जाता है? लैरिंग्स कहा जाता है। जाहिर सी बात है, माउथ, स्टमक, हार्ट, इतना आसान ऑप्शन दे रखा है, यही एक बचता है कि वॉइस बॉक्स यानी कि जहां से जो आवाज आती है इसको क्या कहा जाता है बेटा? लैरिंग्स। जिसमें क्या होता है, जो लंग्स से आपके हवा निकलती है उसकी वजह से वाइब्रेशंस क्रिएट होता है और वही वाइब्रेशन हमको सुनाई देता है, जो उसको क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स या फिर लैरिंग्स कहा जाता है। मूविंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉप प्रोडक्शन से फिर पूछ लिया, द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज द हाईएस्ट इन, सबसे ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कौन से सॉइल की होती है? तो मैंने आपको बताया था क्लेई सॉइल। जब इरिगेशन में आपको पढ़ा रहा था तो मैंने उसको बताया था, उसमें 3 चीजें बताई थी कि इरिगेशन डिपेंड करता है किस चीज पे? टाइप ऑफ क्रॉप पे, टाइप ऑफ सॉइल पे, टाइप ऑफ सीजन पे। तो टाइप ऑफ सॉइल से ये पूछ लिया गया कि क्लेई सॉइल के वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे ऐसे भी सवाल पूछ लेता है कि वो कौन सी सॉइल होगी जिसमें सबसे ज्यादा कम इरिगेशन की जरूरत होगी? तो वो क्या है बेटा? क्लेई सॉइल। उसको बार बार पानी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी ज्यादा अच्छी होती है, तो पानी देर तक उसमें रिटेन रहता है। That's it बेटा, दिस इज ऑल अबाउट द 2 सेशंस। हम लोगों ने 2 सेशन में के क्वेश्चन पेपर को जो है वो देखा। आपको समझ में आ रहा है कि एक एक चीज जो मैंने पढ़ाई है बेटा, वो सारी की सारी चीजें आपकी जो है वो यहाँ पर डिस्कस करी जा रही हैं। वो सारी की सारी चीजें ही जो है वो पेपर में आ रही हैं, क्योंकि हम लोगों ने क्या कौन कौन से कर लिया? 2024-25 हम लोगों ने पिछली वीडियो में किया था। इस वीडियो में हम लोगों ने 2023-24 करा, और साथ ही साथ हम लोगों ने 2022 एंड 23 ये इस वीडियो में ये वाला पेपर हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट में हम लोग पीछे की तरफ और चलते हैं, ठीक है? तो यहां तक अभी भी एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि मेरा पढ़ाया हुआ नहीं आया है, जो मैंने क्लास में आपको नहीं कराया, डीपीटीज में आपको देखने को नहीं मिला है, संडे टेस्ट में आपको देखने को नहीं मिला है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपकी प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज जो है वो चल चुकी है, टेस्ट सीरीज आपकी स्टार्ट हो चुकी है। ये जो आपके पास 4-5 दिन बचे हुए हैं बेटा, उसमें आपको ये टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है, सो दैट कि उसमें कैसे क्वेश्चन आने वाले आपके टेस्ट में आपको ये पता चल जाए और आप अपना इवैल्यूएशन भी कर ले कि कहां गलती हो रही है आपसे, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि आपको अभी भी डिफिकल्ट लग रही हैं। तो टेस्ट सीरीज को जल्दी से ज्वाइन करिए, अपना इवैल्यूएशन करिए, ओके, और एंट्रेंस को एकदम बहुत जबरदस्त तरीके से क्रैक करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।